one more formality for this. All right. So जी लास्ट क्लास तक हमने ये काम किया था, हमने जो भी यहाँ पे हम टाइटल देते हैं और दिस इज टू डू टाइटल, और इधर हम देते हैं कुछ भी, दिस इज डिस्क्रिप्शन। तो जब हम सेव करते हैं तो ये यहाँ पे लिस्ट हो जाता है। ठीक है, हमने ये देखा था कि हम अगर पेज रिफ्रेश भी करते हैं तो अच्छा ये लास्ट आइटम क्यों गायब हुआ, आई डोंट नो। ये हम इसको यहाँ पे जाके देखते हैं एप्लीकेशन के अंदर, और ये एप्लीकेशन के अंदर हमारा जो डाटा है वो परसिस्ट हो रहा है। तो दैट वाज द टॉपिक दैट वी कवर्ड यस्टरडे। ये आया लेकिन ये लोकल स्टोरेज में नहीं गया, व्हाट्स द रीजन इज। अच्छा अब गया, वो वही फर्स्ट क्लिक वाला मसला है। एनीवेज, एवरीथिंग इज 1 2 3 4, यानी फर्स्ट क्लिक पे वो नहीं स्टोर कर रहा था। कल भी हमने देखा था और मैंने उसको कहा था कि आपका ये शायद रिएक्ट मोड का दिस वन, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द index.js में दिस स्ट्रिक्ट मोड की वजह से है गालिबन। इफ आई रिमूव दिस स्ट्रिक्ट मोड, ये जो इशू है ना फर्स्ट क्लिक पे ना स्टोर होने वाला, ये आपके this one. Now if I rerun this, run this, still that's persist, पर इसको हम बाद में देख लेंगे। तो अभी आपका डाटा बेसिकली क्या हो रहा है, जितना भी डाटा आपका लोकल स्टोरेज में जा रहा है, तो आपकी ये एप्लीकेशन जब भी रन होती है तो यहाँ हमने देखा था कि रन होते वक्त ही सबसे पहला काम ये क्या करती है, ऑब्वियसली जब ये कंपोनेंट रेंडर होता है तो यहाँ से चलना शुरू होता है कोड। ये पहली स्टेट उसने एम्प्टी डिक्लेयर कर दी, दूसरी भी एम्प्टी डिक्लेयर कर दी या इनिशियलाइज कर दी। तो जब ये लाइन चलती है तो ये क्या करती है बेसिकली, टू डूज वो अरे है जिस अरे ने यहाँ पे आके मैप होना होता है। तो ये क्या करती है, टू डूज की टू डू कैसे इनिशियलाइज हो रही है, ये जाके चेक करती है कि लोकल स्टोरेज में कोई आइटम है, अगर है तो उसको पार्स करके वापस ले आओ, और अगर उसमें कोई आइटम नहीं है तो इस टू डूज को एम्प्टी अरे से इनिशियलाइज करा दो। और देन जब अगर लोकल स्टोरेज में कोई आइटम होता है तो वो हमें इस टू डूज में मिल जाता है, और इस टू डू को हम यहाँ पे मैप कर लेते हैं। बाकी काम बाद में हम करते हैं कि सेट टू डू, नया टू डू जो है उसे अपडेट करते हैं और फिर लोकल स्टोरेज में अपडेट करते हैं। तो ये सारी कहानी हम कल पढ़ चुके हैं, पिछली रिकॉर्डिंग में भी ये मौजूद है। आज हम इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। अच्छा, नॉर्मली ये तरीका ठीक नहीं है। जब मैंने आपको कहा था कि जब भी हम किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से कम्युनिकेट करते हैं, अभी ये बात याद रखिएगा क्योंकि हमारा आज का जो क्लास का स्टार्टिंग एजेंडा है वो इसी बात से है। जब भी हम किसी भी एक्सटर्नल रिसोर्स से कम्युनिकेट करते हैं, एक्सटर्नल रिसोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, कि हमने लेट सपोज मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन है और मैंने इस एप्लीकेशन को ब्राउजर की एपीआई यानी लोकल स्टोरेज के साथ कम्युनिकेट करवाना है। तो लोकल स्टोरेज एक अलग एप्लीकेशन का पार्ट है और ये मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन एक अलग अलग एप्लीकेशन का पार्ट है। तो दो डिफरेंट एप्लीकेशन से आपस में क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी एप्लीकेशन किसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर रही है इस केस में स्टोरेज के लिए। ये एक केस हो गया। दूसरा केस ये हो गया कि अगर मैंने रिएक्ट की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट करनी है, हमने गालिबन एक फेच का फंक्शन पढ़ा है, और उस फेच के फंक्शन में हमने कहा है जी कि हमारे ब्राउजर से या हमारी एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के ऊपर, सर्वर से रिस्पांस लेके आएगी और वापस ब्राउजर पे डिस्प्ले करेगी। तो इसका मतलब ये है कि वी आर मेकिंग नेटवर्क रिक्वेस्ट विच इज नॉट द पार्ट ऑफ आर एप्लीकेशन। इनफैक्ट वो नेटवर्क रिक्वेस्ट किसी एक्सटर्नल रिसोर्स को जा रही है। इसी तरह ये दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम ब्राउजर के डोम को मैनिपुलेट करें, यानी किसी भी टेक्स्ट बॉक्स, किसी भी डिव को, किसी भी और ब्राउजर के एलिमेंट को डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस करें। तो इन ये जो दो तीन मिसालें दी हैं मैंने आपको, इनको कहते हैं हम साइड इफेक्ट्स। यानी जब भी हम कोई एक्सटर्नल रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी एप्लीकेशन से बाहर हमारी रिक्वेस्ट जाती है, डेटाबेस को जाती है, सर्वर को जाती है, ब्राउजर को जाती है, ब्राउजर की लोकल स्टोरेज वगैरह को जाती है, तो इनको हम कहते हैं ये हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, साइड इफेक्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं।
सो अगर मैं आपको साइड इफेक्ट्स की डेफिनेशन भी यहाँ पे बता दूं, तो रिएक्ट साइड इफेक्ट्स, गॉट इट? तो इसकी क्या डेफिनेशन है? साइड इफेक्ट्स आर बेसिकली एनीथिंग दैट अफेक्ट्स समथिंग आउटसाइड ऑफ द स्कोप ऑफ द करंट फंक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब आप इसको फंक्शन के स्कोप से बाहर कह लें, मैंने इसको एप्लीकेशन के स्कोप से बाहर का नाम दिया था। तो फंक्शन के स्कोप का मतलब क्या है कि आपका ये एक फंक्शन है, ये पर्टिकुलर फंक्शन है होम का, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा कंपोनेंट एक फंक्शन ही है ना, क्योंकि ये फंक्शनल कंपोनेंट है। कोई भी ऐसी चीज, अच्छा, आपने गालिबन एक कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा ना हुआ तो कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा कि वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है, या फंक्शंस का स्कोप, यानी लोकल स्कोप होता है और ग्लोबल स्कोप होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये टाइटल एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो इसका स्कोप लोकल है, लोकल टू दिस फंक्शन, कि ये टाइटल सिर्फ यहां से लेके यहां तक एक्सेसिबल है। अगर मुझे इस टाइटल की वैल्यू किसी दूसरे कंपोनेंट में चाहिए, तो मैं डायरेक्ट उस कंपोनेंट में इसकी वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकता, बल्कि क्या तरीका है, इसको या तो प्रॉप्स में पास करूं, या तो यूआरएल में भेजूं, या बहुत सारे और इनोवेटिव तरीके हैं। डायरेक्ट इस टाइटल को किसी दूसरे कंपोनेंट में यूज करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि इस वेरिएबल का जो स्कोप है वो लोकल टू दिस फंक्शन है। ठीक, स्कोप का मतलब द स्पेस वेयर दैट पर्टिकुलर वेरिएबल और अ फंक्शन कैन बी एक्सेस्ड, या उसकी वैल्यू को एक्सेस किया जा सके। इसी तरह कोई भी ऐसी चीज जो इस फंक्शन के स्कोप में नहीं है, लेकिन वो इस फंक्शन ने यूज करनी है, उसे हम क्या कहेंगे? साइड इफेक्ट। गॉट इट? तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैं जो साइड इफेक्ट्स की बात बता रहा हूँ या जिस साइड इफेक्ट को पढ़ाने जा रहा हूँ, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइड इफेक्ट होता क्या है। कि साइड इफेक्ट्स आर बेसिकली एनीथिंग दैट अफेक्ट्स समथिंग आउटसाइड द स्कोप ऑफ द करंट फंक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जो इस फंक्शन के स्कोप से बाहर जाकर किसी चीज को अफेक्ट करे। अब मैं अगर फंक्शन कॉल भेजता हूं तो वो किसको अफेक्ट करती है? जाके सॉरी, सर्वर को कॉल भेजता हूँ तो फेच की, तो वो किसको इफेक्ट करती है? फंक्शन से बाहर जाती है सर्वर पे, और सर्वर पे जाके कोई डाटा फेच करती है, जो भी करती है। लोकल स्टोरेज अगर मैंने ये लगाया, तो लोकल स्टोरेज ने किसको इफेक्ट किया? इस फंक्शन के स्कोप से बाहर जाकर ब्राउजर की एपीआई को हिट किया और वहां पे डाटा गेट किया और सेट किया। तो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ये दो एग्जांपल्स अभी तक आपने पढ़ी हैं, तो इन्हीं दोनों को फिलहाल कंसिडर करें कि दीज आर द साइड इफेक्ट्स। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो साइड इफेक्ट्स की क्या क्या मिसाल है। सम एग्जांपल्स ऑफ साइड इफेक्ट्स इन रिएक्ट कंपोनेंट्स आर मेकिंग एसिंक्रोनस एपीआई कॉल्स फॉर डाटा। अभी मैंने आपको बताया कि जो हम फेच की एपीआई हमने भी इस्तेमाल की थी, फंक्शन इस्तेमाल किया था, कि सर्वर से हम क्या कर रहे हैं? डाटा की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर सेटिंग अ सब्सक्रिप्शन फॉर एन ऑब्जर्वेबल, ये आपको समझ नहीं आएगी, इसको स्किप कर दे फॉर द टाइम बिंग। मैन्युअली अपडेटिंग द डॉम एलिमेंट, किसी इनपुट की वैल्यू को सेट किया, किसी इनपुट की वैल्यू को गेट किया। खैर किया तो अभी हमने ये भी नहीं है, हमने स्टेट के जरिए किया है। लेकिन अगर हम किसी भी ब्राउजर के इनपुट एलिमेंट की वैल्यू को सेट करें या गेट करें विदाउट यूजिंग स्टेट, डायरेक्टली का मतलब क्या है? कि मैं लेट्स सपोज किसी ब्राउजर में से, अभी तक आपने फॉर्म को हैंडल किया ना, कि यहाँ पे आपने फॉर्म की इनपुट बनाई, ये मैं फॉर्म हैंडलिंग कर रहा हूँ, फॉर्म को इनपुट बनाया और मैंने ऑन चेंज का फंक्शन यूज करके लोकल स्टेट में वैल्यू सेट की, और फिर बाकी हर जगह इसी लोकल स्टेट की वैल्यू सेट की। अगर मैं ये काम ना करता, जैसे मैं नॉर्मल प्योर जावास्क्रिप्ट में करता हूँ कि यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसमें वो आईडी पास कर दूं जावास्क्रिप्ट की, एचटीएमएल की। तो अगर मैं इस तरह डायरेक्टली एचटीएमएल के किसी एलिमेंट को एक्सेस करूं, डॉम के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करूं, तो उसे मैं क्या कहूंगा? मैं क्या कर रहा हूं? डॉम को एक्सेस कर रहा हूं डायरेक्टली, ठीक है, मैनुअली। क्लियर हो गया? एक्सेस कर रहा हूं, गेट कर रहा हूं या सेट कर रहा हूं। अपडेटिंग ग्लोबल वेरिएबल्स फ्रॉम इनसाइड द फंक्शन, फंक्शन के अंदर रह के ग्लोबल वेरिएबल किसी को आपने सेट करना है या गेट करना है। तो ये सारी की सारी चीजें किसकी मिसालें हैं? साइड इफेक्ट्स की मिसाल है। आपने वेरी कैटेगोरिकली अभी तक एक ही साइड इफेक्ट या दो साइड इफेक्ट मैक्सिमम पढ़े हैं। एक तो फेच का फंक्शन कॉल करना है आपने विद इन द फंक्शन। फेच का फंक्शन इज इंपैक्टिंग समथिंग विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द फंक्शन। इसी तरह जो वेब एपीआईज आप इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, दे आर इफेक्टिंग समथिंग विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द फंक्शन। तो ऑनलाइन वाले जितने हैं उनको समझ आ गई बेटा साइड इफेक्ट्स में किसको बोल रहा हूँ? जी सर, आ गई। ओके ग्रेट। सो अब रिएक्ट जो है ना, साइड इफेक्ट्स परफॉर्म करने के लिए आपको एक हुक देता है। हुक अगेन क्या है? हुक्स आर नथिंग बट दे आर स्पेशल फंक्शंस दैट आर यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक स्पेशल पर्पसेस। जैसे यूज स्टेट का स्पेशल पर्पस क्या था? कि हम जब भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं
तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यूज स्टेट। हम नॉर्मल लेट ए इक्वल्स टू 10 नहीं करते, जो बस बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हैं कि लेट ए एक वेरिएबल का नाम है और उसमें 90 वैल्यू असाइन करनी है, तो ए इक्वल्स टू 90 कर दें। ये आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का तरीका हो सकता है, रिएक्ट का ये तरीका नहीं है। रिएक्ट किसी भी वेरिएबल में वैल्यूज को इनिशियलाइज करने का एक स्पेशल फंक्शन देती है, विच इज यूज स्टेट हुक। इसी तरह यूज स्टेट की तरह एक और हमारे पास हुक है जो हमें साइड इफेक्ट्स परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती है। क्लियर होगी बात? मिसाल के तौर पे अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं यूज स्टेट के अंदर डायरेक्टली लोकल स्टोरेज को कॉल कर रहा हूं। दैट शुड नॉट बी द वे कि मैं लोकल स्टोरेज को डायरेक्टली कॉल यहां पे नहीं करना चाहिए। सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू दिस, व्हाट इज द बेस्ट वे टू परफॉर्म एनी साइड इफेक्ट इन रिएक्ट एप्लीकेशन? उसके लिए हमें इस्तेमाल करने क्या, यूज इफेक्ट का हुक। और वो सिंपल है, यूज फैक्ट। आपने जो भी चीज इस्तेमाल करनी होती है आपको पता है, पहले वो इंपोर्ट करते हैं। तो जिस तरह ये यूज स्टेट में रिएक्ट की लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर रहा हूं, वैसे ही यूज इफेक्ट भी यहां से इंपोर्ट कर रहा हूं। अब इस यूज इफेक्ट को यूज करना है तो कैसे यूज करते हैं, जैसे आपने यूज स्टेट को यूज किया है, लेकिन इसमें जो पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स हम करते हैं पास वो थोड़े से डिफरेंट है। तो मैंने यहाँ यूज इफेक्ट किया, ये भी चूंकि मैंने कहा हुक्स आर स्पेशल फंक्शंस, तो फंक्शन को जैसे कॉल करते हैं इनकी कन्वेंशन वही है। तो ये दो पैरामीटर्स लेती है। पहला पैरामीटर एक कॉल बैक फंक्शन, जैसे आपको पता है कि बहुत सारी चीजें कॉल बैक फंक्शंस को एज अ पैरामीटर लेती हैं, जैसे हमने मैप पढ़ा, फाइंड पढ़ा, फिल्टर पढ़ा। पहला पैरामीटर ये कॉल बैक फंक्शन लेता है और दूसरा पैरामीटर एक अरे लेता है। अब ये करते क्या है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यूज इफेक्ट वुड ऑलवेज टेक दीज टू पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर एक कॉल बैक फंक्शन और दूसरा पैरामीटर एक अरे। नॉर्मली ये अरे एम्प्टी रहती है, इसमें कुछ भी हम पास नहीं करते, लेकिन जब मैं कुछ पास करूंगा या कब करते हैं ये मैं बताऊंगा। हम जो काम भी करते हैं वो इस यूज इफेक्ट के अंदर कॉल बैक फंक्शन जो पास करते हैं इसके अंदर करते हैं। अब दो चीजें या दो सवालों के जवाब अब तक आपके पास होने चाहिए। नंबर एक, यूज इफेक्ट क्या बला है? यूज इफेक्ट एक बिल्ट इन हुक है जिसको ये पहला है कि क्या बला है, ये हुक है, स्पेशल हुक है। कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमने अपने कंपोनेंट में कोई साइड इफेक्ट परफॉर्म करना होता है। अब ये साइड इफेक्ट क्या है भाई? कोई भी ऐसा काम जो इस फंक्शन के स्कोप से बाहर किसी चीज को इफेक्ट करे। और उसकी मैंने दो मिसालें दे दी। एपीआई कॉल हो गई, वो इस फंक्शन के स्कोप से बाहर जाती है। आपकी ब्राउजर का डॉम हो गया, वो इस फंक्शन के स्कोप से बाहर जाता है अगर डायरेक्टली उसे अपडेट करें। एक तो होता है ना स्टेट के जरिए अपडेट करना, और तीसरी है लोकल स्टोरेज। एक्सक्यूज अब सवाल यह है कि ये यूज इफेक्ट कब ट्रिगर होगा, कब चलेगा? तो याद रखें, जब भी कोई कंपोनेंट रेंडर होता है तो कंपोनेंट में जो सबसे पहले जो चीज एग्जीक्यूट होती है, चलती है, वो कौन सी है? यूज इफेक्ट। सबसे पहले नाम ही समझें, लेकिन यूज इफेक्ट कब चलता है? जब भी कंपोनेंट रेंडर होता है या री रेंडर होता है। यानी जब मैं सबसे पहले रन करूंगा ना, तो ऑब्वियसली होम का कंपोनेंट किधर रेंडर होगा? ऐप के अंदर। तो यूज इफेक्ट चलेगा। सेकंड टाइम कब चलेगा? अगर मैं पेज रिफ्रेश करता हूं तो फिर क्या होगा? होम का कंपोनेंट दोबारा री रेंडर होगा, तो फिर भी क्या करेगा? यूज इफेक्ट चलेगा। अब मैं राउटिंग इस्तेमाल करके मैं किसी और कंपोनेंट में जाता हूं, वापस इस कंपोनेंट में आता हूं, तो फिर भी क्या चलेगा? यूज इफेक्ट चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं सिर्फ यहां पे आपको कंसोल करके दिखाऊं, सिर्फ ये चीज कि यूज इफेक्ट कब कब चलता है। आई एम इन माई एप्लीकेशन, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं मेन्यू को भी बाहर कर लेता हूँ, और why it is not getting rendered? ये पेज होम है, और होम किधर है हमारा? app.js के अंदर, नॉर्मल होम के राउट पे। ठीक है, होम तब चलेगा जब इस पे हम आएंगे। ठीक है, ये क्या दे रहा है? कंसोल।
एनीवेज हम होम पे नहीं चला, इसको चलना चाहिए। लेट मी ट्राई समथिंग एल्स, अलर्ट इंस्टेड ऑफ दिस, यस। कंसोल में कोई मसला है। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे हूँ, रजिस्टर के राउट पे, लॉगिन के राउट पे, कॉन्टैक्ट के राउट पे, लोकेटर के राउट पे। जो ही मैं यहाँ आया तो होम का कंपोनेंट रेंडर हुआ। होम का कंपोनेंट रेंडर हुआ तो सबसे पहले कौन सी चीज चली? यूज इफेक्ट चला। यूज इफेक्ट चला तो उसने क्या कर दिया, वहां से हेलो अलर्ट कर दिया। ये देखें, अब मैं दोबारा किसी और कंपोनेंट में जाता हूँ, वापस इसमें जाता हूँ, फिर क्या हुआ? हेलो। मैंने कोई क्लिक इवेंट नहीं लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि यूज इफेक्ट कब चलता है? जब भी कंपोनेंट रेंडर होता है या री रेंडर होता है। रेंडर का मतलब क्या है? जब फर्स्ट टाइम आपकी ऐप रन होगी, ऐप रन होगी। अब देखिए दो चीजें देखिएगा, एक मैंने ये कि पेज ब्लॉक हो गया। क्यों ब्लॉक हुआ? सबसे पहले क्या चला? यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट के अंदर एक ब्लॉकिंग स्टेटमेंट लगी हुई है। अलर्ट क्या है? ब्लॉकिंग, बाकी पेज को ब्लॉक कर देता है। यानी बाकी सब कुछ तब चलेगा जब यूज इफेक्ट अपनी एग्जीक्यूशन खत्म करेगा। तो मैंने ये ओके किया, तो फिर ये बाकी उस कंपोनेंट की लॉजिक चली। मैं यहां से बाहर गया, फिर यहां आया, फिर वो चला, फिर यहां आया, बाहर गया, फिर यहां आया, फिर ये चला। गॉट इट? तो जब जब मेरा कंपोनेंट रेंडर होता है या री रेंडर होता है, रेंडर का मतलब फर्स्ट टाइम, और री रेंडर का मतलब आपने राउटिंग की, आप किसी और पेज पे गए, वापस जब उस पेज पे आए तो तब भी आपका यूज इफेक्ट चला। तो कहानी सुनाने का मतलब ये है, पहली बात कि यूज इफेक्ट होता क्या है कि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन में कोई साइड इफेक्ट परफॉर्म करते हैं, साइड इफेक्ट का आप खुद भी बेशक रीड कर लें, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी जाके देख लें, मैंने भी बड़ा क्लियरली बता दिया कि साइड इफेक्ट हमेशा आपकी एप्लीकेशन में जितने भी साइड इफेक्ट्स होते हैं उनकी एग्जीक्यूशन के लिए हम यूज करते हैं। और साइड इफेक्ट कब चलता कब है या एग्जीक्यूट कब होता है? जब भी हम अपनी एप्लीकेशन रेंडर करते हैं या जब भी कोई भी कंपोनेंट जिसके अंदर यूज इफेक्ट यूज हुआ है। तो जब भी कंपोनेंट रेंडर होता है, कंपोनेंट रेंडर होता है या री रेंडर होता है, तो यूज इफेक्ट सबसे पहले चलता है। ठीक है? सो आई डोंट नो कंसोल क्यों नहीं चल रहा। चलना इसको भी चाहिए अलग। इसमें कोई मसला है? बहरहाल, तो ये चीज समझ आ गई जी सबको, यस सर, आ ऑनलाइन गई। वाले? ओके ग्रेट। अब आपको पता है कि ये काम करने के लिए बेस्ट प्लेस कौन सी है? ये काम करने के लिए दी बेस्ट प्लेस है ये वाली, कि आप यहां पे क्या करें, बेसिकली सेट टू डूज, और ये जितना काम आप कर रहे हैं ये सारा काम क्या करें आप यहां पे करें, और इनिशियली इसको क्या छोड़ दें, एम्प्टी छोड़ दें। काम बिल्कुल मतलब तकरीबन उसी तरह का हो रहा है, लेकिन साइड इफेक्ट्स आर सपोज टू बी परफॉर्म्ड इनसाइड द यूज इफेक्ट। अब जब भी ये कंपोनेंट रेंडर होगा, इस कंपोनेंट को रेंडर होने के बाद सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? यूज इफेक्ट को कॉल करना चाहिए। यूज इफेक्ट कॉल होगा तो क्या होगा? सेट टू डू। यानी सेट टू डूज में क्या सेट हो रहा है कि लोकल स्टोरेज में जाके चेक करे कि अगर कोई डाटा पड़ा हुआ है उसको पार्स करे, पार्स करके वापस किस में स्टोर कर दे? सेट टू डूज। सेट टू डूज किस में सेट हो रही है? इसमें। और अगर इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो फिर क्या सेट कर दे? एम्प्टी अरे। ये क्लियर है जी सबको? यस सर, कंप्लीटली। ओके ग्रेट। सो मेरी एप्लीकेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन दिस इज समथिंग नाउ विच इज रिकमेंडेड कि जब भी आपने साइड इफेक्ट परफॉर्म करना है तो साइड इफेक्ट किसके अंदर परफॉर्म करना है? यूज इफेक्ट के अंदर। दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर द टुडे, कि यूज इफेक्ट का इस्तेमाल आपने कैसे इफेक्टिवली करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। अब हम चलते हैं जी अपनी एक एपीआई पे, और उस एपीआई को कंज्यूम करना। अब अगर आपको यूज इफेक्ट की समझ आ गई है ना ये कब चलना है, तो फिर आपको किसी काम में मसला नहीं होगा। अब मैं ये सपोज करता हूं कि मैं यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक और लिंक बनाता हूँ, और उस लिंक पे मैं एक एपीआई को कॉल करता हूँ। अच्छा, एपीआई क्या होती है? इसमें अभी तक किसी को कंफ्यूजन है तो पहले मुझे बताएं, मैं दोबारा डिफाइन कर दूं या एक्सप्लेन कर दूं एपीआई क्या है, और अगर एपीआई का पता है तो फिर मैं एपीआई को यूज करने लगूं डायरेक्ट।
जी सर, पता है एपीआई का। उबैद साहब हैं कहीं, वो बोल नहीं रहे? जी सर बताएं। ओके ग्रेट। मैं जो एपीआई अभी इस्तेमाल करूंगा ना, दैट इज कॉल्ड फेक स्टोर। क्योंकि जाहिर है हमने अल्टीमेटली जब बैकएंड पढ़ना है तो हमने अपनी एपीआईज खुद क्रिएट करनी है और खुद राउट्स बनाने हैं और सारा कुछ करना है। तो अभी तक क्योंकि हमने बैकएंड नहीं पढ़ा तो इसलिए हम किसी की बनी बनाई, ये एक फेक स्टोर है, मतलब ये ई कॉमर्स की सिमुलेशन देगा आपको, यानी कुछ प्रोडक्ट्स देगा, कुछ ऑर्डर्स और कार्ड्स वगैरह सारा कुछ ये देगा आपको, और आपने इस एपीआई को कंज्यूम करना है। तो अगर आप थोड़ा सा नीचे आए तो ये आपको तरीका बता रहा है, और ये तरीका हमने पहले पढ़ा हुआ है कि आप फेच का फंक्शन इस्तेमाल करें और अंदर इस रिमोट यूआरएल पास करें और जो भी डेटा आएगा उसको जेसन में पार्स करें, और देन जेसन में पार्स करने के बाद उसको कंसोल लॉग करें या अपनी लोकल स्टेट में सेट करके उसे इस्तेमाल कर लें। अब मैं पहले जरा एपीआई को कॉल करने से पहले ना आपको एक थोड़ा सा उसका विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन दे दूं ताकि वो आपको जरा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। और लेट मी ड्रॉ। अभी तक जो मैं रिएक्ट की एप्लीकेशन बना रहा हूँ ना, तो इसने नवी इसने कोई नवी कहानी शुरू कर दी है। ऑटो ड्रॉ, लेट मी find some better tool in fact to draw something. Would it be drawing? Yes, this is drawing. इसका रेजर किधर है? Where is the razor? Anyways, so अभी तक जो मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ ना, रिएक्ट की एप्लीकेशन, ये सपोज करें कि सिर्फ क्लाइंट साइड एप्लीकेशन बना रहा हूँ मैं, यानी ये जो हमारी एप्लीकेशन है रिएक्ट की, ये कहीं भी सर्वर से डाटा लेके नहीं आ रही, सब कुछ कहां पे हो रहा है? क्लाइंट साइड पे हो रहा है। तो क्लाइंट किसको बोला जाता है? नॉर्मली ब्राउजर को बोला जाता है, ठीक है। अब मैं अपने क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, किसको? सर्वर को। और सर्वर कौन है? फेक स्टोर एपीआई डॉट कॉम। ये रिमोट एप्लीकेशन है या रिमोट सर्वर है। तो मैं अपनी एप्लीकेशन को इस फेक स्टोर एपीआई की एप्लीकेशन से कनेक्ट करने जा रहा हूं, ताकि मैं रिक्वेस्ट करूं और वो मुझे डाटा दे और उसमें आने वाले डाटा को मैं कंज्यूम करूं अपनी एप्लीकेशन में। तो ये सपोज करें कि ये क्या है? हमारी एक क्लाइंट साइड एप्लीकेशन, मैं इसे सी ए बोल देता हूं, जो कि रिएक्ट एप्लीकेशन में खुद बना रहा हूं। अभी तक जितना काम भी हो रहा है इसमें, जो डाटा क्रिएट हो रहा है या डाटा स्टोर हो रहा है, वो सब कुछ ब्राउजर के ऊपर ही हो रहा है, क्लाइंट के ऊपर ही हो रहा है, सर्वर से कुछ भी नहीं आ रहा। अब मैं ये काम करने जा रहा हूं कि मेरे पास एक सर्वर है, और रियल टाइम पे भी ऐसा ही होता है। फॉर एग्जांपल आप दराज की एग्जांपल ले लें, आप अमेजन की एग्जांपल ले लें, तो एक वो चीज होती है जो आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले हो रहा होता है। तो ब्राउजर पे जो कुछ भी डिस्प्ले होता है, ब्राउजर एंड क्या कहलाता है? क्लाइंट एंड कहलाता है। लेकिन ब्राउजर के ऊपर जो कुछ भी डिस्प्ले हो रहा होता है वो कहाँ से आ रहा होता है? सर्वर से आ रहा होता है। यानी दराज का कोई सर्वर है कहीं पड़ा हुआ, एक जगह से, मल्टीपल जगह भी हो सकते हैं, और वहां से वो रिस्पॉन्स हमें लाके हमारे ब्राउजर पे शो कर रहा है। तो दिस इज व्हाट, कभी भी पहली बात यह है कि हमें क्लाइंट और सर्वर से कम्युनिकेट करनी है, कम्युनिकेट करवाना है, तो उसके लिए सबसे पहला रूल यह है कि कोई ना कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं और आप बात करते हैं, प्रोटोकॉल किसको कहते हैं? सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द कम्युनिकेशन। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो किसी भी कम्युनिकेशन के हैपन होने के लिए जरूरी हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं और आप बात करते हैं तो हम एक प्रोटोकॉल डिफाइन कर लेते हैं कि हम किसी ऐसी जुबान में गुफ्तगू करेंगे जो आपके लिए भी अंडरस्टैंडेबल होगी, जो मेरे लिए भी अंडरस्टैंडेबल होगी। ऐसा नहीं है कि आप सारे उर्दू स्पीकिंग है और मैं पश्तो में लेक्चर देना शुरू कर दूं, तो इसका मतलब यह है कि आप उसको नहीं समझ पाएंगे, या आप पश्तो सारे समझ अपना चाइनीज समझते हैं और मैं उर्दू में लेक्चर देना शुरू कर दूं, तो इसका मतलब ये कम्युनिकेशन हमारी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो हमें क्लास शुरू करने से पहले क्या करना होगा? एक प्रोटोकॉल सेट करना होगा कि मैं कहूंगा जी मैं हमेशा लेक्चर जो देना है या लेक्चर जो झाड़ना है, इनफैक्ट वो किस में करूंगा? उर्दू में करूंगा। दूसरा प्रोटोकॉल में यह कि मैंने एक खास किस्म की टाइमिंग डिफाइन कर दी, खास किस्म की रिक्वेस्ट आपकी होगी तब मैं एंटरटेन करूंगा। मैं आपको रिएक्ट पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पाइथन के क्वेश्चन शुरू कर दें। मेरी बुला जाने पाइथन क्या होती है, ठीक है? तो ये भी प्रोटोकॉल को वायलेट करता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे सर्टेन रूल सेट हुए हैं जिनको हमें फॉलो करना है।
तो पहली चीज तो यह है कि जब भी दो पार्टीज ने कम्युनिकेट करना होता है तो हम एक प्रोटोकॉल सेट करते हैं, और प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट डिफाइन दैट गवर्न द कम्युनिकेशन। तो जो भी क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? HTTP। और इसके साथ समटाइम आप एस लगा हुआ देखते हैं फॉर सिक्योर। तो HTTP या HTTPS, दिस इज द प्रोटोकॉल दैट वी विल यूज टू लेट आर टू डिफरेंट एप्लीकेशंस कम्युनिकेट ईच अदर। यानी हमारे क्लाइंट और सर्वर ने जो कम्युनिकेशन करनी है वो किस प्रोटोकॉल के तहत करनी है? HTTP या HTTPS। क्लियर हो गई बात? दूसरा, ये जो क्लाइंट और सर्वर का कम्युनिकेशन मॉडल है वो क्या है? कम्युनिकेशन मॉडल है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप भी बीच में बोलते रहे और मैं भी बीच में बोलता रहूं, ना एक को समझ आएगी ना दूसरे को। इस मॉडल में ये डिफाइन है कि ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल है, यानी एक बंदा रिक्वेस्ट करेगा एक वक्त में, उसको रिस्पॉन्स मिलेगा, फिर दूसरा बंदा रिक्वेस्ट करेगा, उसको फिर रिस्पॉन्स मिलेगा, या रिस्पॉन्स मिलेगा या एरर मिलेगा। गॉट इट? अगर फॉर एग्जांपल मुझे जवाब नहीं आता होगा तो क्या मिलेगा आपको? एक एरर मिलेगा या एम्प्टी रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर उसके जवाब में। एनीवेज, तो दो बातें मैंने बता दी हैं। एक तो हम क्लाइंट सर्वर की कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल यूज करेंगे वो कौन सा है? HTTPS। दूसरा हमारा कम्युनिकेशन मॉडल कौन सा है? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। यानी एक रिक्वेस्ट करेगा और दूसरा क्या करेगा? तो क्लाइंट का मतलब ही क्या है? वो मांगने वाला है बेचारा, वो मांगता है, बेगर है, वो हमेशा क्या करेगा? रिक्वेस्ट। तो सर्वर, सर्व करने वाला बंदा, सर्वर का मतलब क्या है? वो क्या करेगा? सर्व करेगा। तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, और ये रिक्वेस्ट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा? इस रिक्वेस्ट को हम कहेंगे, ये कौन सी रिक्वेस्ट है? HTTP रिक्वेस्ट है। क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करेगा उस रिक्वेस्ट को हम क्या कहेंगे? ये कौन सी रिक्वेस्ट है? HTTP रिक्वेस्ट है। अब HTTP रिक्वेस्ट की 4 या 5 टाइप्स हम पढ़ते हैं। यानी HTTP रिक्वेस्ट के लिए हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, गेट रिक्वेस्ट। आपने सुना होगा या देखा होगा, अगर नहीं देखा तो ये देख लें कि क्लाइंट क्या करेगा? गेट रिक्वेस्ट करेगा। गॉट इट? HTTP की रिक्वेस्ट की दूसरी टाइप क्या है हमारी? पोस्ट रिक्वेस्ट। ये सारी की सारी रिक्वेस्ट टाइप्स क्या है? HTTP रिक्वेस्ट है। यानी क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, पहली रिक्वेस्ट क्या होगी? गेट रिक्वेस्ट। इसका मतलब, गेट का मतलब, ये गेट का मतलब ही क्या लेना, कि ये सर्वर को कहेगा मुझे कोई डाटा दे दो। तो अगर सर्वर के पास डाटा होगा तो वो दे देगा, अदरवाइज वो एरर दे देगा। ठीक है? ये कोई भी इंफॉर्मेशन मैसेज दे देगा। तो गेट रिक्वेस्ट इज यूज्ड टू गेट द डाटा फ्रॉम द सर्वर। पोस्ट रिक्वेस्ट, जरूरी नहीं है क्लाइंट हमेशा मांगता ही रहे, समटाइम क्लाइंट डाटा जनरेट करके सर्वर को भेजता है। तो अगर क्लाइंट, यानी क्लाइंट से मुराद मेरी ब्राउजर, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, टू डू में टेक्स्ट बॉक्स में डाटा ले रहे हैं और कहां भेज रहे हैं? लोकल स्टोरेज में। अभी हम लोकल स्टोरेज में नहीं भेजेंगे, बल्कि किसको भेजेंगे? बैकएंड पे सर्वर को भेजेंगे। तो अगर क्लाइंट कोई डाटा सर्वर को भेजेगा तो वो कौन सा HTTP मेथड इस्तेमाल करेगा या रिक्वेस्ट टाइप इस्तेमाल करेगा? पोस्ट। ये रिक्वेस्ट टाइप्स है। तीसरी पॉसिबिलिटी कि यहां पे वो एग्जिस्टिंग जो डाटा पड़ा हुआ है उसमें कोई गलती है, तो क्लाइंट फ्रेश डाटा भेजकर उसे अपडेट कर रहा है। मिसाल के तौर पे यहाँ ऑलरेडी कोई डाटा पड़ा हुआ है, क्लाइंट को लगता है यार जैसे ये है, यहाँ ऑलरेडी ये डाटा पड़ा हुआ है, मुझे लगता है यार इस डाटा में क्या है? गलती है, मुझे अपडेट करना चाहिए। तो यहाँ मेरा एक अपडेट का बटन होगा या होना चाहिए, मैं उस पर क्लिक करूं, ये डाटा पॉपुलेट हो जाए, इधर इसमें डाटा में चेंजेस करूं, सबमिट करूं, तो वापस उस डाटा में क्या हो जाए? चेंज हो जाए, या सर्वर पे जाके अपडेट हो जाए। तो ये कौन सी रिक्वेस्ट टाइप है? पुट। यानी देर आर 4 टाइप्स ऑफ HTTP रिक्वेस्ट। नंबर 1, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट। चौथी और आखिरी, समटाइम कुछ चीज ऐसी है जो अननेसेसरी है, सर्वर पे पड़ी हुई है, या हमने यूज कर ली है, अब उसका यूज नहीं रहा, या वो फ्यूचर में यूज नहीं होनी, तो हम क्या चाहते हैं कि वो वहां से क्या हो जाए? डिलीट हो जाए। जैसे यहाँ पे ये है, लोकल स्टोरेज में सारे टू डूज पड़े हैं, मैं समझता हूँ यार कि ये आखिरी वाला टू डू जो है ये खराब है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ एक डिलीट का बटन होना चाहिए, मैं उस पर क्लिक करूँ तो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाए और वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड या डाटा क्या हो जाए? डिलीट हो जाए। तो आखिरी जो रिक्वेस्ट की टाइप है वो क्या है? डिलीट। ये 4 टाइप्स की रिक्वेस्ट्स हैं जिनको HTTP रिकॉग्नाइज करता है, और भी हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये 4 जो है मोस्ट कॉमन है, और इन्हीं चारों को हमने इस्तेमाल करना है, इससे आगे की जरूरत शायद हमें नहीं पड़ेगी। समराइज इट, हम क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन करवाने जा रहे हैं।
क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो होता है? HTTPS। ये वही प्रोटोकॉल है जो आपके हर ब्राउजर में, यहाँ देखें, ये अगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो ये क्या लिखा हुआ है पीछे? HTTPS। तो ऑब्वियसली जाहिर है इस पेज पे जो भी डेटा आ रहा है वो कहां से आ रहा है? सर्वर से आ रहा है। और किस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करके ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो रहा है? HTTPS। आपको इतना जानना काफी है, बाकी आप HTTPS के अंदर झांक के कभी नहीं देखते, बस सिर्फ ये पता होना चाहिए। दूसरा, HTTP प्रोटोकॉल में कितने टाइप्स की रिक्वेस्ट हैं? एक गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ HTTP रिक्वेस्ट: गेट टू गेट द डेटा फ्रॉम द सर्वर, पोस्ट टू post the server to the to post the data to the server, put to update the data on the server, delete to delete the data from the server। तो अब जब ये गेट की रिक्वेस्ट में भेजूंगा तो सर्वर वापस क्या रिस्पांस देगा मुझे? अगर इसके पास डेटा होगा तो ये डेटा वापस क्लाइंट को भेजेगा। पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजूंगा तो पोस्ट की रिक्वेस्ट के साथ मुझे डेटा साथ भेजना पड़ेगा। गॉट इट? अगर मैं इफ आई कैन क्रिएट अ न्यू पेज राइट ओवर हियर, हाउ, हाँ, कौन से ड्रॉप डाउन पे? इस पे, यस, आई थिंक यस, यस। अब अगर आप, मैं आपको कहूं कि मेरा ये जो क्लाइंट है और ये जो सर्वर है, अगर ये गेट रिक्वेस्ट भेजेगा तो ये साथ कोई डेटा नहीं भेजेगा, बल्कि सिर्फ कहेगा मुझे डेटा दे दो। गेट रिक्वेस्ट में विदाउट एनी डेटा सिर्फ ये लिंक देगा, पाथ देगा। तो ये गेट की रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स क्या आएगा? डेटा। अगर डेटा मिला तो, ना मिला तो एरर। ठीक। लेकिन अगर मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजूंगा तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही नहीं भेजूंगा, बल्कि रिक्वेस्ट के साथ क्या भेजूंगा? पोस्ट के साथ डेटा, जो कि सर्वर पे पोस्ट करना है। पोस्ट की केस में प्लस क्या भेजना पड़ेगा? डेटा। बेटा थोड़ी देर अजान हो जाए, मैं ब्रेक करता हूँ, अजान के बाद हम 2-3 मिनट। ओके जी, तो ये समझ आ गया। पोस्ट की रिक्वेस्ट के साथ वो क्या लेके जाएगा? डेटा। और ये पोस्ट की रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या करेगी? सिर्फ स्टेटस कि जो आपने डेटा भेजा था वो रिसीव हो गया या नहीं हो गया। ठीक। इसके बाद अगली रिक्वेस्ट है जी, आपने कौन सी भेजनी है? पुट की रिक्वेस्ट। जरूरी नहीं है कि ये सारी रिक्वेस्ट भेजें, जो आपको चाहिए होगी वो भेजेंगे, लेकिन इस तरह से ये काम, पॉसिबिलिटीज ये हैं। पुट रिक्वेस्ट के साथ क्या होगा? डेटा भी चाहिए होगा, क्योंकि आपने किस डेटा में क्या चेंज करनी है, तो वो चेंज करके आप साथ में क्या भेजेंगे? डेटा भी भेजेंगे। तो पुट रिक्वेस्ट में भी डेटा चाहिए आपको।
साथ में आपको एक यूनिक आईडी भी चाहिए कि आपने, क्योंकि सारों को तो अपडेट नहीं करना, किसी एक खास रिसोर्स को, किसी एक खास टू डू को, किसी एक खास प्रोडक्ट को अपडेट करना है, तो साथ में आपने उस रिसोर्स की यूनिक आईडी भी भेजनी है। इसी तरह जब ये रिस्पॉन्स देगा तो ये रिस्पॉन्स में क्या देगा, एक स्टेटस देगा जो आपने अपडेट करने की कोशिश की है वो हुआ या नहीं हुआ। और आखिरी चीज क्या पॉसिबल है कि डिलीट की रिक्वेस्ट सर्वर को जाए। तो डिलीट की रिक्वेस्ट के साथ डाटा तो नहीं जाता, बल्कि वो आईडी जाती है उस रिसोर्स की या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर प्रोडक्ट नंबर 3 को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप 3 पास करेंगे और कहेंगे ये 3 वाले प्रोडक्ट को डिलीट कर दो। ये पॉसिबल वे है हमारा एचटीटीपी रिक्वेस्ट का, और यही एचटीटीपी की रिक्वेस्ट हम अभी करने जा रहे हैं अपने इस कोड में। यहां तक किसी को मसला है तो बता दें। नो सर, नो इशू। ग्रेट। अब मैं तो अभी बड़ा आइडियल केस बता रहा हूं जी कि मुझे गेट रिक्वेस्ट करनी है, तो गेट रिक्वेस्ट से डाटा करनी किसको है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। सर्वर को करनी है तो सर्वर का कोई एड्रेस होगा ना। यानी अगर मुझे गेट रिक्वेस्ट करनी है तो गेट रिक्वेस्ट मुझे गूगल से करनी है, फेसबुक से करनी है, यूट्यूब से करनी है, सर्वर तो बहुत सारे हैं। तो मुझे ये सारी रिक्वेस्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा, एक एंड पॉइंट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, लेट मी ऐड अनदर पेज। स्टार्ट ओवर नहीं ना, मैं एग्जिस्टिंग इसी में एक पेज ऐड कर देता था। ये तो बिल्कुल ही नया पेज ऐड करेगा। एनीवेज चलो, अब आखिरी चीज देख लें जी कि मेरा क्लाइंट अगर सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा तो उस रिक्वेस्ट को जाहिर है एक ही सर्वर पे सारी रिक्वेस्ट करेगा। गेट की रिक्वेस्ट भी उसी सर्वर पे जाएगी, पोस्ट की रिक्वेस्ट भी उसी सर्वर पे जाएगी, डिलीट की रिक्वेस्ट भी उसी सर्वर पे जाएगी, और पुट की रिक्वेस्ट भी उसी सर्वर पे जाएगी, और भी बहुत सारी रिक्वेस्ट उस सर्वर पे जा सकती हैं। इसका मतलब यह है कि इस सर्वर पे हर रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने के लिए एक यूआरएल अलग अलग होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ एक यूआरएल है जी, मैं लेट मी शो, इस सर्वर पे एक यूआरएल पड़ा हुआ है www.example.com, और ये तो रूट डोमेन है, स्लैश प्रोडक्ट्स। तो सर्वर पे एक तो नए टूल को यूज करना भी एक मुसीबत से कम नहीं होता। DUCCTS, इस सर्वर पे एक यूआरएल पड़ी हुई है स्लैश प्रोडक्ट्स। अब आपको मैं यहां से मिसाल देता हूं कि ये मुझे पहले से बता रहा है, क्योंकि ये मैंने नहीं बनाया, ये सर्वर ये पहले से बना हुआ है। तो ये मुझे क्या दे रहा है, ये सारे एंड पॉइंट्स दे रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं ना तो ये मुझे ये बता रहा है कि अगर आप फेक स्टोर एपीआई डॉट कॉम स्लैश प्रोडक्ट्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स की लिस्ट मिलेगी। और ये बेसिकली क्या है, जो स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट हो रही हो अरे होती है ना, तो इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, 20 प्रोडक्ट्स। तो ये क्या है, ये वो एंड पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं अपनी एप्लीकेशन में, कि हर सर्वर पे हर चीज या हर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए अलग अलग एंड पॉइंट मौजूद होता है ऑलरेडी। तो अगर मुझे सारे प्रोडक्ट्स लेने हैं तो मैं किस एंड पॉइंट को हिट करूंगा, प्रोडक्ट्स के एंड पॉइंट को हिट करूंगा। क्लियर है बात। अगर मुझे प्रोडक्ट्स की बजाय कुछ और चाहिए तो पहले तो मैं ये देखूंगा कि क्या मेरे सर्वर पे जो डाटा मुझे चाहिए उस डाटा का कोई रिसोर्स या एंड पॉइंट मौजूद है या नहीं है। अगर मुझे प्रोडक्ट के बजाय कैटेगरीज चाहिए, प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, देखें स्लैश प्रोडक्ट स्लैश कैटेगरीज। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी कैटेगरीज अरे की फॉर्म में मुझे रिटर्न हो गई। प्रीवियसली अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स थी, ये क्या थी, अरे ऑफ, अरे का हर एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, अरे ऑफ स्ट्रिंग्स है। तो इसका मतलब ये है कि एक एंड पॉइंट मेरे पास वो था, दूसरा एंड पॉइंट मेरे पास क्या है, दूसरा एंड पॉइंट मेरे पास दूसरा एंड पॉइंट मेरे पास ये है।
मैं इन सारों को यहाँ पे रख देता हूँ ताकि मेरे पास कितने एंड पॉइंट्स हैं ये पता लग सके। अगर मुझे सारे प्रोडक्ट्स चाहिए तो मैं किस एंड पॉइंट को हिट करूंगा? स्लैश प्रोडक्ट्स को। मुझे कैटेगरीज चाहिए तो मैं किस एंड पॉइंट को हिट करूंगा? स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश कैटेगरीज। गॉट इट? और अगर मुझे कुछ और चाहिए, एक खास पर्टिकुलर कैटेगरी चाहिए विच इज ज्वेलरी, तो मैं क्या करूंगा? स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश कैटेगरी स्लैश ज्वेलरी। तो इसके अंदर जितने भी आइटम्स होंगे वो सिर्फ किससे रिलेटेड होंगे? ज्वेलरी से रिलेटेड होंगे। तो मेरा तीसरा एंड पॉइंट जो है दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। इसकी भी मिन्नतें करनी पड़ती हैं अलग अलग। So this is my end point. This is again another end point. This is again another end point. तो अब अगर क्लाइंट को रिक्वेस्ट करनी है तो ये हमें बताना पड़ेगा कि हमें क्या चीज चाहिए। हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, हमें कैटेगरीज चाहिए, या हमें किसी एक कैटेगरी में मौजूद प्रोडक्ट चाहिए ज्वेलरी से रिलेटेड। क्लियर होगी बात? तो ये हम एंड पॉइंट देखें, हिट कर रहे हैं ब्राउजर पे तो हमें ये सारा डाटा एज इट इज मिल रहा है। अब अगर मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए, सारे यानी देखें अगर मैं स्लैश प्रोडक्ट पे करता हूं तो सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए तो देखिए हर प्रोडक्ट की आईडी है ना, वो यूनिक है। जैसे मैंने अभी टू डू में कल बताया था कि हर एक टू डू की आईडी यूनिक होनी चाहिए। इनफैक्ट जब भी आप रिकॉर्ड सेव करते हैं तो आपके रिकॉर्ड में एक ना एक चीज यूनिक होनी चाहिए, डेटाबेस का प्रिंसिपल है। तो इसकी आईडी एक दो तीन, हर प्रोडक्ट की आईडी यूनिक है। तो अगर मैं स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश टू कर देता हूं तो मुझे सिर्फ वो वाला प्रोडक्ट दिखेगा जिसकी आईडी क्या है? टू है। अगर मैं यहाँ 15 कर देता हूं तो मुझे सिर्फ वो वाला प्रोडक्ट दिखेगा जो कि जिसकी आईडी क्या है? 15 है। तो डाटा का एक खास फॉर्मेट है ऑब्जेक्ट में, आईडी, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, फिर कैटेगरी कि ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, इमेज, इस कैटेगरी का इमेज कौन सा है, और फिर रेटिंग, इसके आगे फिर एक ऑब्जेक्ट है। तो ये जेसन फॉर्मेट, डाटा के फॉर्मेट से तो आप ऑलरेडी फेमिलियर है मेरे ख्याल में, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो अब जब मैं इस एंड पॉइंट को रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे बेसिकली क्या मिलेगा? सिंगल प्रोडक्ट। तो अब आपको ये जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट किसको भेजनी है? किसी इनमें से किसी एक यूआरएल को भेजनी है। तो रिस्पांस क्या आएगा? डेटा आएगा। ये बात किसी को समझ नहीं है अभी तक तो मुझे बता दें बेटा। ये जो मैं कह रहा था ना, गेट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट, तो ये हम इधर करेंगे। यहां से गेट रिक्वेस्ट या तो इसको जा रही होगी या इसको जा, यानी जा सर्वर ही को रही होगी, लेकिन सर्वर के आगे भी, सर्वर के अंदर भी बहुत सारे पाथ्स हैं। तो किस पाथ को वो रिक्वेस्ट जाएगी दैट डिपेंड्स। इनमें से किसी एक एंड पॉइंट पे जाएगी। जिस एंड पॉइंट पे जाएगी उस एंड पॉइंट का डाटा अगर होगा तो हमें मिल जाएगा, नहीं होगा तो हमें एरर मिलेगा। बोले आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, पाथ में सिर्फ आईडी दे सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि देखें क्या चीज दे सकते हैं, अगेन ये उस एपीआई ने डिफाइन की होती है। अगर इसने प्रोडक्ट और साथ में उस नेम से कोई राउट डिफाइन किया होता जो यहां नहीं दिख रहा, उसने, ये राउट्स हैं सारे, इनको क्या कहते हैं? राउट किसको बोलते हैं? रास्ता। कि आपके एक सर्वर में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, आपको वो रास्ता पता होना चाहिए जिस चीज तक आपने पहुंचना है, तो ये एक राउट है। अगर इस एपीआई ने मुझे यहां दिया होता ना स्लैश प्रोडक्ट स्लैश नेम, कि आप प्रोडक्ट का नेम लिखें तो आपको मिल जाएगा, तो फिर मैं उसे हिट कर सकता था, लेकिन अभी नहीं कर सकता बिकॉज उसका राउट टेस्ट कर लेते हैं ना। लेट्स सपोज ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, अब आईडी पे तो मुझे मिल रहा है, मैंने टेस्ट कर लिए, लेकिन उसने इस टाइटल के लिए कोई राउट बनाया ही नहीं है। अगर बनाया होता, या अगर बनाया हो तो मुझे मिल जाएगा, नहीं तो मुझे एरर देगा या एम्प्टी एरर देगा कोई, जी इस नाम का कोई राउट मेरे पास है ही नहीं। तो ये राउट्स भी हमें, जिसने ये एपीआई बनाई उसने खुद बनाए हैं। जब हम अपनी एपीआई बनाएंगे तो हम राउट्स को जिस तरह से मर्जी डिफाइन कर लें। अब देखें कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, काफी देर से ये प्रोसेसिंग में लगा। क्लियर होगी बात? जी ऑनलाइन में क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। और देखिए मैंने जो अभी आपको रिक्वेस्ट टाइप्स बताई थी ना, या तो गेट रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, या पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, या पुट कर रहे होंगे। पैच मैंने नहीं बताया लेकिन पैच भी एक रिक्वेस्ट टाइप है। और या फिर आप डिलीट कर रहे होंगे। ठीक है, नाउ बहुत कहानियां हो गई हैं, लेट्स सी इट इन एक्शन। मैं यहाँ पे एक और मेन्यू आइटम बनाता हूँ, लेट्स डू इट क्विकली।
सो मूव इनटू द app.js और पहले आप नेव बार में जाएं और ये जो सबसे एंड पे रजिस्टर है यहाँ पे एक और लिंक बनाएं और उसको आप क्या कह दें, DUCTS प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इस प्रोडक्ट के लिए राउट भी कौन सा बनाएं, प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आए तो ये आपके आ गया प्रोडक्ट्स। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, यूआरएल भी सेट हो गया, लेकिन यहाँ कोई कंपोनेंट मैंने प्रोडक्ट नाम का बनाया ही नहीं है। पहली चीज ये है कि मैंने यहाँ पे यूआरएल में आइटम। दूसरी चीज, इसके लिए कोई राउट बनाए। राउट के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं तो मैं कहता हूँ स्लैश DUCTS प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट कौन सा रेंडर करे, PRODUCTS। अब प्रोडक्ट्स नाम का कोई कंपोनेंट ही नहीं है हमारे पास, गॉट इट, या पेज ही नहीं है हमारे पास। सो आई हैव टू गो एंड आई हैव टू क्रिएट अ न्यू पेज विद द नेम PRODUCTS प्रोडक्ट्स डॉट JSX। और अगर मैं RAFCE के साथ इसके क्विकली कंपोनेंट बना दूं तो ये प्रोडक्ट्स का पेज आ जाएगा। तो अब एटलीस्ट ये है कि मेरा लिंक भी हो चुका है और जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो मैं आई शुड मूव टू द। अब वो कह रहा है जी प्रोडक्ट्स इज नॉट डिफाइंड। उसकी वजह ये है कि मैं यहाँ प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ इंपोर्ट किया ही नहीं इसको, ठीक है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू इंपोर्ट इट लाइक दिस। मैं यहाँ पे इसको PRODUCTS प्रोडक्ट्स को मैं इंपोर्ट भी कर दिया। अब मुझे कोई एरर नहीं है। अब देखिए यहाँ बाकी सब कुछ आ रहा है और प्रोडक्ट्स में सिर्फ क्या है, प्रोडक्ट्स, चूंकि राउटिंग में मैं ले आया हूँ उसको। तो प्रोडक्ट्स मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब यहाँ तक सब कुछ फाइन है। अब मुझे इस पेज के ऊपर क्या करना है, बजाय प्रोडक्ट्स का मैसेज डिस्प्ले करने के मुझे क्या करना है, रिमोट एपीआई को हिट करना है, सर्वर से डाटा लाना है। और कौन सा, मैं इस वक्त कौन सी एपीआई इस्तेमाल कर रहा हूँ, फेक स्टोर की एपीआई यूज कर रहा हूँ। तो क्या करना चाहिए मुझे, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, साइड इफेक्ट करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ, साइड इफेक्ट परफॉर्म करने जा रहा हूँ। तो क्या करना चाहिए मुझे, ऑनलाइन वाले जवाब देना जी, सारा कुछ सर सब हम ठीक। यूज इफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। साइड इफेक्ट्स के लिए यूज इफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। इफेक्ट लफ्ज, साइड इफेक्ट में ही लफ्ज आ रहा है यूज इफेक्ट, भाई क्या कर रहे हो, गॉट इट, ग्रेट बेटा। सो हम बेसिकली सबसे पहले उसे इंपोर्ट करेंगे बिकॉज हम उसे इंपोर्ट किए बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैंने यूज इफेक्ट किया और यूज इफेक्ट में जाके रिटर्न से पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यूज इफेक्ट कर रहा हूँ। यूज इफेक्ट आपको पता है दो पैरामीटर लेता है, पहला पैरामीटर एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और दूसरा पैरामीटर एक एम्प्टी एरे लेता है। इस एम्प्टी एरे को अभी तक मैंने कुछ नहीं दिया तो आप भी इसको एम्प्टी एरे समझें। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, साइड इफेक्ट यानी रिक्वेस्ट भेजूंगा किसको, सर्वर को। उसके लिए आपने हम एक मेथड पढ़ा है बेटा, हमें देता है FETCH फेच। और ये फेच बेसिकली ब्राउजर की एपीआई है जो हमें सर्वर HTTP रिक्वेस्ट, यानी फेच इज यूज्ड टू मेक एन HTTP रिक्वेस्ट टू द सर्वर। वेरी सिंपल डेफिनेशन, ये पहले करा चुका हूं इसलिए इसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे लो। फेच बेटा बेसिकली जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है जो किस लिए इस्तेमाल होता है, HTTP रिक्वेस्ट करने के लिए। जो मैंने यहाँ आपको डायग्राम में समझाया था कि आप सर्वर पे रिक्वेस्ट करेंगे तो किस कौन सी रिक्वेस्ट करेंगे, HTTP रिक्वेस्ट। तो HTTP रिक्वेस्ट करने के लिए आपके पास कौन सी चीज अवेलेबल है, याद रखें जब आप ब्राउजर पे लिख के सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट HTTP रिक्वेस्ट ही आप कर रहे होते हैं। लेकिन जब प्रोग्रामेटिकली प्रोग्राम के अंदर से HTTP रिक्वेस्ट करनी है तो आपको कौन सी चीज इस्तेमाल करनी होगी, फेच, या एक और लाइब्रेरी है एक्सियोस जो थोड़ी देर बाद जाके मैं इस्तेमाल करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली HTTP रिक्वेस्ट करूंगा तो मैं फेच इस्तेमाल करूंगा। तो आपको पता है कि जब आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो किसको कर रहे होते हैं, कोई यूआरएल लिख रहे होते हैं ना, www.google.com। तो आपको ये यूआरएल देनी है कौन सी, मुझे चाहिए सारे प्रोडक्ट्स, मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स अपनी रिएक्ट के एप्लीकेशन में चाहिए। तो मैं कौन सा एंड पॉइंट दूंगा, इसको मैं यहाँ से करूंगा कॉपी और यहाँ पे आके इसको कर दूंगा पेस्ट। मेक सेंस। और ये गालिबन मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, डॉट देन करेंगे तो ये आपके पास इसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो कॉल बैक फंक्शन में रिसीव होगा। आप इस रिस्पॉन्स को जेसन में पार्स करेंगे। अभी आपको पता है जैसे आपने लोकल स्टोरेज में डाटा भेजा था तो उसे स्ट्रिंगिफाई किया था और फिर उसे स्ट्रिंगिफाई करने वापस लाने पे उसे क्या किया था, पार्स किया था। तो ये भी आप समझें कि जेसन में पार्सिंग हो रही है इसकी, कि हमें रिटर्न रिजल्ट भी किस में चाहिए, जेसन में चाहिए। ये आपको फिर एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। प्रोमिस में आपको ये डाटा लगा वो जो पार्स डाटा है वो देगा। अब आप इसको कंसोल पे डाल के चेक कर लें कि वेदर इट इज गिविंग दैट रिस्पॉन्स और नॉट। आप इसको लाइन ब्रेक में चेक कर लें जस्ट फॉर द कन्वीनियंस।
ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो पाए। अब ये कंसोल लॉग पे मैं जाके चेक करता हूँ अपनी एप्लीकेशन, तो मुझे मिलना चाहिए क्या? कंप्लीट डेटा। सिंस वी हैव सीन दैट कंसोल इज क्रिएटिंग एन इशू फॉर अस, आई डोंट नो व्हाई टू बी ऑनेस्ट, कुछ भी नहीं दे रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे फिलहाल अलर्ट दे देते हैं, ये देखने के लिए कि हमें डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो अलर्ट इज गिविंग अस डेटा। और ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों कर रहा है? बिकॉज इसको हमें, अगर मैं देखना चाहूँ फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि मैं यूआई में डिस्प्ले करा के देखूंगा, अलर्ट में मुझे जेसन डॉट पार्स करके ये देगा। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। आपको इस टेंशन में लेने की जरूरत नहीं है, आपका कंसोल काम कर रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आईडी, दिस टाइटल, दिस, ये सारा डाटा मुझे यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। अब अल्टीमेटली जो रिमोट से मेरे पास डेटा आ रहा है, वो मैं अलर्ट तो नहीं करूंगा ना, और डाटा किस फॉर्मेट में आ रहा है ये भी आपको पता है। कैसे पता है भाई? जब आप इस एंड पॉइंट को जो यहाँ आपने लिखा है, इसको डायरेक्टली ब्राउजर में पेस्ट करके देखें तो आपको क्या मिलेगा, ये। तो आपको पता है आपको डाटा किस फॉर्म में मिल रहा है, एक अरे, और अरे में क्या पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट्स। तो आपने क्या करना है, जो रिमोटली डाटा आ रहा है उसको अपनी लोकल स्टेट में सेव करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉन्स्ट, ये क्या है, प्रोडक्ट्स, सेट प्रोडक्ट्स, यूज स्टेट। मुझे क्या मिल रही है, अरे मिल रही है ना रिमोट से। तो एम्प्टी में इनिशियल अपनी स्टेट को क्या रखूंगा, एम्प्टी अरे। ये यूज स्टेट मुझे एरर देगा बिकॉज आई डिडंट इंपोर्ट इट। बाय डिफॉल्ट मेरी एम्प्टी अरे है। जब रिमोट से डाटा आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, सेट प्रोडक्ट्स, और सेट प्रोडक्ट्स में क्या डाल दूंगा, ये डाटा जो मुझे यहां से मिल रहा है। आई थिंक वी हैव यूज्ड एन एक्स्ट्रा ब्रैकेट। क्लियर होगी बात? बजाय मुझे अलर्ट करने के या कंसोल करने के, मैंने अपनी लोकल स्टेट जो कि इनिशियली एम्प्टी अरे थी, मैंने उसमें सर्वर से आने वाली अरे क्या कर दी, अपडेट कर दी। तो अब इस प्रोडक्ट में क्या पड़ा होगा, सारे के सारे प्रोडक्ट जो मुझे कहां से मिल रहे हैं, सर्वर से। और सर्वर से कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं मुझे, 20। कैसे पता चला, 20 आइटम्स किए रहे। सर एक क्वेश्चन है। जी जी बोलो। सर ये रेस्ट डॉट जेसन बेसिकली क्या कर रही है? जो काम हमारी लोकल स्टोरेज में डाटा भेजने के लिए जेसन स्ट्रिंगिफाई कर रही थी, और लोकल स्टोरेज से डाटा वापस लाने के लिए जेसन पार्स हो रही थी ना, जी सर। यही काम यहाँ पे रेस्ट डॉट जेसन कर रही है, पार्सिंग कर रही है। बेसिकली आने वाले डाटा को जेसन में कन्वर्ट कर रही है, जेसन में पार्स कर रही है। ओके सही। ओके। यस। अब जब ये एपीआई सक्सेसफुल होगी तो मेरे पास प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। इनको मैं यहाँ पे अगर मैप करूं, क्योंकि ये अरे है, मैं दिखा चुका हूं आपको बार बार, मैप, और इस मैप में हर एक प्रोडक्ट निकाले और इसको मैप कर दे मेरी इस यूआई पे, सेगमेंट टैग दें, और इसमें दे दें क्या, लेट सपोज मैं फॉर द टाइम बीइंग देता हूं जी 4, सॉरी H4 फॉर व्हाट, फॉर द टाइटल। देखिए क्या क्या डाटा आ रहा है, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, इमेज। तो मैं पहले क्या दे रहा हूँ, टाइटल विच इज प्रोडक्ट डॉट टाइटल, चेक करने के लिए कि इफ इट इज वर्किंग और नॉट। सो ऑल द टाइटल्स हैव बीन लिस्टेड, 20 के 20 टाइटल्स आ गए। ठीक। H4 जरा, अगर मुझे इजाजत दें तो बूटस्ट्रैप तो इम्प्लीमेंटेड है, मैं बूटस्ट्रैप का कार्ड लगा लूं, थोड़ी सी अच्छी यूआई बन जाएगी। बूटस्ट्रैप मैंने लिंक की हुई है, यस लिंक की हुई है। सो प्रोडक्ट्स को जरा हम कार्ड्स की सूरत में डिस्प्ले करते हैं, जरा अच्छा लगेगा, मजा आएगा। सो गेट बूटस्ट्रैप समझ भी आएगी, अभी तो समझ नहीं लग रही, नहीं यार ये क्या है, ये चीज तो हमें मतलब हमें कोई बोंगी से लग रही है। सो लेट्स स्टार्ट इट, कंपोनेंट्स, कार्ड्स,
और दिस इज द कार्ड। तो मैं यहाँ पे ये कार्ड लगा लेता हूँ। ये क्यों लगाया, जिसको नहीं समझ आई बेटा देखें, ई कॉमर्स में शो होने वाले प्रोडक्ट इसी तरह दिख रहे होते हैं ना, इमेज दिख रहा होता है ऊपर, उसका टाइटल दिख रहा होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन दिख रही होती है, नीचे ऐड टू कार्ट का बटन या समथिंग लाइक दैट, या रेटिंग शेटिंग दिख रही होती है, ठीक है। लाइक आई एम ट्राइंग टू कॉपी दिस वन, लाइक DARAZ, दराज। अब देखें यहाँ प्रोडक्ट्स कैसे डिस्प्ले हो रहे हैं, इमेज, टाइटल, या इसने टाइटल नहीं दिया हुआ, इसने डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन, या यही टाइटल है, इसने डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई, टाइटल, प्राइस, नीचे अगर आए तो एक और स्टाइल भी है, दिस इज, और साथ में रेटिंग भी शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है, यानी कितनी रेटिंग है इस प्रोडक्ट की और कितने लोगों ने इसको रेटिंग दी है, प्राइस चाइस भी शो हो रही है। तो हम इस तरह का लुक एंड फील देना चाह रहे हैं अपने स्टोर को। सो कम बैक हियर, सबसे पहले यहाँ इमेज शुड बी द क्लोजिंग टैग, इस एरर को हम रिमूव करते हैं, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, और उसके बाद देखें जी यहाँ इमेज, अब देखें हमारा डाटा सारा का सारा हमें किस में मिल रहा है, प्रोडक्ट में। हर दफा प्रोडक्ट एक क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट, ये प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे ऑब्जेक्ट को। इस चीज में किसी को मसला है तो मुझे बताएं। तो इसका मतलब है मुझे प्रोडक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी चाहिए, प्रोडक्ट डॉट टाइटल मिलेगा, प्रोडक्ट डॉट प्राइस मिलेगी, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन मिलेगा, कैटेगरी मिलेगी, इमेज भी मिलेगा और रेटिंग भी मिलेगी। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्प्ले द इमेज। तो मैं क्या करूंगा, इमेज के सोर्स में जाऊंगा और यहाँ पे क्या डिस्प्ले करूंगा जी, PRODUCTS, products dot IMAGE, products dot image. Let's see if it comes or not. Something is wrong, so let's check. क्या चीज, oh I see. हाँ यार क्या बड़ा ब्लंडर मारे, मैं भी देखूं यार क्या मसला है, कंसोल पे क्यों नहीं आ रही कोई चीज। थैंक यू फॉर दिस। एनीवेज, अच्छा जी, अच्छा ये इस वजह से नहीं आ रहा बेटा कि ये मैंने स्टाइल का प्रॉप देना इजाजत ही नहीं है, आप स्टाइल इस तरह से नहीं लिखते। जब भी आपने इनलाइन स्टाइलिंग करनी है तो आप ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देते होते हैं, तो ये इस वजह से एरर दे रहा है, यानी आपने इनलाइन स्टाइलिंग देनी है तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। सो आई, लेट मी रिमूव दिस वन, लेट मी कम बैक हियर, इट इज शोइंग समथिंग। अब ये इमेज को डिस्प्ले नहीं कर रहा, ठीक है, व्हाट्स द रीजन, सॉरी, नहीं इमेज इंपोर्ट नहीं कर रहे ना, इमेज हमें साथ मिल रहा है, ये यूआरएल ये देखें ना, इस एपीआई में जाके देखें, इस इमेज को हिट करें, ये इमेज मिल रहा है आपको, तो इमेज सर्वर से आ रहा है, आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है इमेज के लिए, यहाँ डिस्प्ले होना चाहिए प्रोडक्ट, ओ सॉरी, आई हैव, प्रोडक्ट्स नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। सो मेक श्योर टू गिव इट, गिव द करेक्ट स्पेलिंग, ओके। ऑल द इमेजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स आर बीइंग शोन। अब ये बहुत भद्दे लग रहे हैं इतने बड़े बड़े, लेट मी फिक्स द विड्थ राइट हियर। सो मैं इसे स्टाइल देता हूँ, इनलाइन स्टाइलिंग कैसे देते हैं बेटा, ये और ये, इसको मैं देता हूँ जी विड्थ, दैट्स गोइंग टू बी 300, आई मीन पहले एक और काम करते हैं, इन कार्ड्स को ना, चूंकि हमें लाइन में भी सोशल दे ही देते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए, फिर मैं इसे रो के अंदर रखूंगा और थोड़ा सा बूटस्ट्रैप, width is going to be सर 200 एक pixels क्वेश्चन है, for the time हम being, we'll fix it। जी जी बोले। हम स्टाइल में 2 दफ़ा कर्ली ब्रैकेट्स क्यों लगाते हैं? ग्रेट, एक दफा करली ब्रैकेट जब भी JSX में लगाते हैं वो किसी एक्सप्रेशन को एवेलुएट करने के लिए लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ में अगर कोई नंबर डिस्प्ले कराता या कोई वैल्यू डिस्प्ले कराता तो मैं यहाँ पे ये करता 90 प्लस 30 या समथिंग लाइक दैट, और जो भी एक्सप्रेशन है किसी वैल्यू को डायनामिकली, जैसे ये मेरे प्रोडक्ट डॉट इमेज डायनामिक वैल्यू है, उसको डिस्प्ले करने के लिए एक दफा करली ब्रैकेट की, तो ये कन्वेंशन है। दूसरी ये जो अंदर है ना, JSX में हमेशा स्टाइल एज एन ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यानी ओके, JSX में जब भी आपको CSS की स्टाइलिंग देनी है तो वो किस फॉर्म में लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। तो मैंने ये सारा ऑब्जेक्ट लिखा है, अगर आपको दूसरा स्टाइल देना हो तो कॉमा दे के आप की वैल्यू प्रॉपर्टी में दूसरा स्टाइल दे सकते हैं। यस, तो ये जो अंदर वाली है ना ब्रैकेट, ये एक ऑब्जेक्ट है, स्टाइल ओके, इज बीइंग पास्ड एज एन ऑब्जेक्ट, और बाहर वाली जो है वो डेफिनेटली JSX में जब आप कोई डायनामिक एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसके लिए आप करली ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, सही है। यस सर। ओके, ऑलराइट, ठीक।
सो अब मेरे पास इमेज आ गया और मैंने उसको साइज भी कर लिया थोड़ा सा। अब ये देखें एक कार्ड पूरी एक विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो बूटस्ट्रैप में आपको पता है कि आप क्या कर लें, इसके पेरेंट को एक डिव क्लास क्या दे दें, क्लास नेम इनफैक्ट, ये आपको पहले से पता है फ्रंट एंड की चीजें। इसको दे दें रो और यहाँ इसको भी दे दें रो, सॉरी क्या बात, डिव। लेकिन ये अब भी मसला करेगा, उसकी वजह क्योंकि ये रो जो है वो मैप के अंदर है, तो हर कार्ड अलग रो में आएगा। हम ये तो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि रो एक ही हो और अंदर जो कार्ड्स हैं वो आइटरेट हों लूप में। ग्रेट, मेक सेंस और नॉट? यानी जब आप रो लिखते हैं बूटस्ट्रैप में तो रो के अंदर क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए, और कॉलम के अंदर कुछ और चीज होनी चाहिए। रो का इमीडिएट चिल्ड्रन कौन होना चाहिए, कॉलम। ये तो बूटस्ट्रैप का रूल है। तो मैं इसके अंदर क्या लिखता हूँ जी, यहाँ पे और यहाँ पे, इस पूरे को मैं कट करता हूँ, COLMD। ये स्टाइल है, अगर किसी को समझ नहीं भी आती तो अपने तरीके से स्टाइल बना ले, कोई मसला नहीं है इसमें। कॉल MD4, मैं चाहता हूँ कि चार चार एक रो में तीन दिखें, ठीक है, दिस, और इसके अंदर मैं कार्ड रखता हूँ। अब भी मसला ये आएगा कि मुझे रो जो है उसको तो लूप में नहीं रखना चाहिए, ठीक है, यानी मसला अब भी यही आएगा। यानी ये शुक्र तो क्या, एक कार्ड ने चार की विड्थ ऑक्यूपाई की हुई है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो रो है दैट शुड कम आउट ऑफ, रादर इस क्लास को आप उठा के इधर दे दें और यहां से इस डिव को, ये यहाँ तो, हाँ, ये एक्स्ट्रा डिव है, इसको खत्म कर दें। मेक सेंस? तो नाउ इट is not exactly looking like that, but in fact we are closer to that। तो ये आपने, मैंने इमेज को ये दिया है ना साइज पिक्सल्स में, अब आप इसको 100% दे दें तो ये पेरेंट की 100% उठा लेगा। दीज आर द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू द स्टाइल्स, वो पूरा कार्ड। हम लेकिन क्योंकि अब इन सारों की विड्थ सेम नहीं है, तो हम इसको भी CSS से फिक्स कर सकते हैं कि सारे इमेजेस की जो हाइट है वो भी सेम हो। ऑब्वियसली वी डोंट हैव एनफ टाइम टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो हम इसे कहते हैं, लेट्स सपोज 500 पिक्सल्स, फिलहाल हम इसको इसी पे गुजारा करते हैं। या इस पे भी ये नहीं है तो वी कैन डू इट लाइक वही 200 पिक्सल्स, दैट्स इट। तो ये समझ आ गई है जी सबको? देखें अब सिर्फ मैंने क्या चेंज किया, इमेज, तो इमेज सबके डिफरेंट है लेकिन इनकी हेडिंग और डिस्क्रिप्शन सबकी सेम है। फिर भी ये भी कार टाइटल, ये भी कार टाइटल, तो हर एक का प्रोडक्ट का अपना नाम आना चाहिए। तो यहाँ देखें हर एक का नाम अपना है ना, टाइटल, प्राइस, दिस 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 दिस। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट इमेज तो मैंने लगाया, ये कार्ड टाइटल को भी मैं डायनामिक बना दूंगा। कैसे? प्रोडक्ट डॉट टाइटल, दैट्स गोइंग टू बी दिस। हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना टाइटल, समझ आई? और डिस्क्रिप्शन की जगह भी मैं फिक्स लिखने के बजाय क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट डॉट DISCRIPTION, description। So all the products are, yeah, is having its own description, ठीक। देन इसके नीचे प्राइस, और यहां पे मैं एक और P बना देता हूं, और इसको प्रोडक्ट डॉट प्राइस। सो ये आ गई प्राइस आपकी, इसको हम कर देते हैं जी डॉलर्स में, ठीक। साथ में लिख देते हैं जी प्राइस, इसको कर देते हैं जी हम स्ट्रांग, जैसे मर्जी ब्यूटीफाई कर दें इसको, हर एक की प्राइस।
अच्छा, और क्या क्या हम डिस्प्ले करा सकते हैं जी यहाँ से? इमेज भी हो गया, प्राइस भी हो गया, डिस्क्रिप्शन भी हो गया, कैटेगरी भी होगी। ठीक है, कैटेगरी कर सकते हैं हम, ठीक है, मैं नहीं कराना चाह रहा। रेटिंग इज इम्पोर्टेंट थिंग, लेकिन रेटिंग को ऐसे नहीं डिस्प्ले होना चाहिए, रेटिंग को स्टार की फॉर्म में डिस्प्ले होना चाहिए। तो देयर इज अनदर गुड कंपोनेंट, यानी इस तरह डिस्प्ले होना चाहिए रेटिंग को। तो हम कहते हैं जी स्टार्स रेटिंग, वैसे इसको खुद भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं लूप शुप लगा के। मैं एनपीएम की एक लाइब्रेरी है छोटी सी, स्टार्स रेटिंग एनपीएम, वो डाउनलोड करके आपको यहाँ दिखा देता हूँ। स्टार्स रेटिंग पे वी नीड, क्योंकि देखें यहाँ हमारे पास हर एक प्रोडक्ट की रेटिंग आ रही है। 3.9 रेटिंग है, कितने लोगों ने रेट किया हुआ है? 120 ने। इसकी 4.1 रेटिंग है, कितने लोगों की रेटिंग से? 259। ठीक है, तो हम ये चीज डिस्प्ले कराएंगे लाइक दिस। क्लियर हो गया? सो इसके लिए हम ये एनपीएम का पैकेज डाउनलोड करेंगे या इंस्टॉल करेंगे अपनी इसमें, चलता रहने दें। यहाँ पे आए और ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी, तो आपके पास ये कंपोनेंट अवेल हो जाएगा। ये इसके बाद ज़ाहिर आप इसको इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट स्टार रेटिंग। अब यहाँ आए, इसको करा दें इंपोर्ट और फिर वापस जाएं और यहाँ पे ये आपके पास कंपोनेंट है, ठीक है, ये स्टार रेटिंग वाला। इसमें क्या क्या चीजें चाहिए आपको? एक काउंट पास करना है, साइज पास करना है, कलर पास करना है और अनचेंज, यानी जब रेटिंग हो, कोई बंदा रेट करना चाहे तो उसके लिए वो फंक्शन भी दे रहा है कि आप उसको भी ट्रिगर कर दें। सो मैं इस चीज को यहाँ से उठा रहा हूँ, ये इंस्टॉल हो गई है मेरी लाइब्रेरी। और रेटिंग को मैं कहाँ कराना चाह रहा हूँ? प्राइस के बिल्कुल नीचे। ठीक, ये कंपोनेंट चूंकि मैंने इंपोर्ट किया है, तो इंपोर्ट करके मुझे यूज करना अलाउ है। ये देखें, ये इंपोर्ट हुआ है और मैंने इसी कंपोनेंट को यहाँ पे कर लिया। अब ये जो काउंट है, ये काउंट मैं कहाँ से दूंगा? देखें, मेरी एपीआई में मुझे मिल रहा है कि ये इस सारे को मैं क्या कर रहा हूँ? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट रेटिंग करूंगा तो मुझे एक और ऑब्जेक्ट मिलेगा। इस ऑब्जेक्ट के भी अंदर जाके रेट पे जाऊंगा तो बेसिकली मुझे क्या मिलेगा? प्रोडक्ट डॉट रेटिंग डॉट रेट। दो लेवल अंदर जाना ना। तो मैं यहाँ पे पहले तो इस पे करूंगा राइट, यहाँ पे मैं क्या करूंगा? प्रोडक्ट डॉट रेटिंग डॉट रेट। हाँ, काउंट आएगा, सॉरी। ठीक हो गया। और ये चीज कहाँ पास करूंगा? लेट मी शो, लेट मी चेक व्हाट इट इज। रेटिंग इज नॉट डिफाइंड, रेटिंग चेंज, ओके। ये फंक्शन एक पास हो रहा है, रेटिंग चेंज्ड। मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ, वो कह रहा है इस फंक्शन को डिफाइन भी करना है आपने। सो यप, ठीक। ये इसलिए, तो इसका मतलब है ये यहाँ काउंट नहीं देना, यहाँ क्या देना है? रेट देना है, जितने स्टार्स मुझे शो करने हैं वो देना है। तो यहाँ मुझे काउंट की बजाय क्या देना है? यानी कितनी रेटिंग दी हुई है इसने? तो 3 रेटिंग दी हुई है। इसकी कितनी है? 4 रेटिंग। इसकी कितनी है? मतलब अभी रेटिंग किसी ने दी नहीं है। देगा कब? मैं उसको खुद हैंडल करूंगा। क्लिक करे तो क्लिक के हैंडल पे क्लिक का फंक्शन कॉल करूं और उसमें जाके इसकी स्टेट डेटाबेस में सेव करूं और फिर यहाँ इसको ट्रिगर करूं। लेकिन एटलीस्ट ये स्टार्स जितनी इनकी वो है, या इनफैक्ट ये वही यूजर कर सकता है जो साइन इन है, पब्लिकली नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट वो स्टार्स जो है, ये रेटिंग इन टर्म्स ऑफ स्टार जो है वो शो हो गई है। अब इसके आगे जैसे दराज में देखें ना, ये हो रहा है कि कितने लोगों ने रेटिंग दी है। जैसे ये देखें, 1 2 3 4 4 स्टार रेटिंग है इसकी, कितने लोगों ने दी हुई है? 19। तो ये जो काउंट है ना, वो इसके आगे हम लिखेंगे यहाँ पे। इससे नीचे आके आप एक स्पेन दे दें और इस स्पेन में क्या दें? वो भाईजान जो आप कह रहे थे, विच इज प्रोडक्ट डॉट रेटिंग डॉट व्हाट काउंट। तो दैट्स, और इसको ब्रैकेट में रखते हैं ताकि आपको तकरीबन उसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस मिल जाए। सो ये नीचे क्यों आ गया? क्योंकि ये शायद इनलाइन था। स्टाइलिंग अप कर सकते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स देके वगैरह वगैरह वगैरह। फिलहाल हम इसको हटा देते हैं, जस्ट टू हैव अ बेटर। तो अब इसकी 3 स्टार रेटिंग है आउट ऑफ, यानी 340 लोगों ने रेटिंग की है
और 340 लोगों की रेटिंग के बेस पे। तो ये चीज हम बेसिकली डेटाबेस से उठा के लाते हैं कि कितने लोगों ने रेटिंग दी है, कितनी उसका काउंट है, ये सारा कुछ काउंट करके हम अपनी एपीआई के रिस्पॉन्स में लाते हैं। हम सिर्फ फिलहाल एपीआई को कंज्यूम करना सीख रहे हैं। ये चीज कैसे हम वहां तक पहुंचाते हैं, ऑब्वियसली ये दैट्स नॉट अ बिग डील, विल कवर दैट टू। ठीक, अभी ये देखिए मैं स्टार दे रहा हूँ तो एक्सेप्ट तो कर रहा है, लेकिन ये रिफ्रेश करूंगा तो गायब हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि ये मैं रन टाइम पे डेटाबेस में सेव नहीं कर रहा। बल्कि इसकी कोई प्रॉप भी होगी जो इसको एक्टिव रखे, वो यहाँ से पढ़ना पड़ेगा कि काउंट है, वैल्यू ये करती है, चार ये करता है, कलर ये है, ये सारे उसके क्या है, प्रॉप्स है। ये देखिए प्रॉप्स, साइज ये है, अच्छा कलर वन ये है, ये ग्रे है, और हाँ कलर टू, हम कलर टू दे देंगे ये वाला, तो ये क्या हो जाएंगे, स्टार्स एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रॉप है आपके, यानी इसको मैं अगर ये दे दूं, ये आप इनको देख सकते हैं। कलर वन वो कह रहे हैं कलर ऑफ इनएक्टिव स्टार्स, दिस सपोर्ट्स एनी सीएसएस वैलिड वैल्यू, और कलर ऑफ सेलेक्टेड ऑफ एक्टिव, तो यही यूज हुआ है, तो कोई मसला नहीं, हम भी फनकार हैं। ए तो चोरी करो कलर, यदि वैल्यू की है जी, वो कैसे मिलेगी दूसरी वैल्यू में, चलो सॉरी, किसको फोकस करें, नहीं वो तो है, ये मिल रहा है ना आरजीबी है, कि मुझे चाहिए वैल्यू हेक्साडेसिमल में, वो हल भी है हमारे पास। आरजीबी टू हेक्साडेसिमल, लो ठीक है ना, दो नंबरी है तो कोई सीख लेना पाकिस्तानी से। ये क्या बकवास है यार, ये अब वही कलर है, उठा गिरे रहा है, सॉरी, अरे छोड़ो यार, कर लेना बाद में। अभी हैं? खत्म नहीं, हमने एक्टिव करना है इन सारों को, एक्टिव कलर देना है, वेल इन प्रॉप्स को देख के ना आप चेंज करके तो कर लीजिएगा। साइज हो सकता है इसका, एडिट हो सकता है इसका, हाफ देना है, यानी ये अगर पॉइंट में वैल्यू हो तो हाफ स्टार एक्टिव रखना है या फॉल्स रखना है, और ऑन चेंज भी अपनी फिर कस्टम लॉजिक इन्वोक कर लें, वगैरह वगैरह वगैरह। इन पे ज़ाहिर है जब हम बैकएंड पढ़ेंगे तो हम डिटेल से इन चीज़ों पे आएंगे वापस, लेकिन राइट नाउ दिस इज नॉट द मेन टारगेट। मेन टारगेट ये था कि हम जो डेटा एपीआई में आ रहा है हम उसको क्या कर लें, कंज्यूम कर लें। सो वी हैव कंज्यूम द इमेजेस, रिस्पॉन्स, उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन। अब होता यह है नॉर्मली कि डिस्क्रिप्शन यहाँ शो नहीं होती, कर भी सकते हैं कोई मसला नहीं है, दराज में ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ क्या शो हो रहा है, टाइटल। इन सबको मुझे क्या बनाना होता है, क्लिकेबल, कि जब मैं क्लिक करूं तो क्लिक पे डिस्क्रिप्शन का पेज है, जैसे टू डू के टाइटल पे क्लिक होता है तो अगले पेज पे प्रोडक्ट की क्या आती है, डिस्क्रिप्शन आती है, और वो डिस्क्रिप्शन उसमें मजीद सारा कुछ होता है, उसमें डिस्क्रिप्शन, इमेज, बाकी नीचे कमेंट्स, स्टार, सब कुछ वहां पे होता है, और ये स्टार की रेटिंग वाला बटन भी वहां पे होता है। बहरहाल तो आपने ये काम अब उस पर इंप्लीमेंट करना है। अब देखें बाकी सारी ऐप भी ठीक काम कर रही है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमने दो साइड इफेक्ट्स को देखा है, एक लोकल स्टोरेज में डाटा स्टोर होता है तो उसको हमने किसके अंदर रखा है, यूज इफेक्ट के अंदर, और एक हमने एपीआई की कॉल भेजी है तो एपीआई की कॉल जो हमें रिस्पॉन्स कर रही है उस रिस्पॉन्स को हमने, ये उस एपीआई की कॉल को हमने कहाँ रखा है, इनसाइड द यूज इफेक्ट। और बाकी डाटा कंज्यूम करने की लॉजिक तो वही है, जैसे हम लोकल स्टोरेज से उठा के कर रहे होते हैं, जैसे हम किसी फाइल में सेव करके उठा के कर रहे होते हैं, या जैसे हम सर्वर से रिस्पॉन्स ला के कर रहे होते हैं, ऑल the ways of in fact displaying data or getting data are same with some little bit I mean differences। तो आप डाटा को लोकल स्टेट से डिस्प्ले करें, आप डाटा को एक फाइल में परमानेंट स्टोर हुए डाटा से डिस्प्ले करें, आप डाटा को लोकल स्टोरेज से डिस्प्ले करें, आप डाटा को रिमोट सर्वर के रिस्पांस लेके डिस्प्ले करें। तो आपको ये सारे तरीके मैंने सिखा दिए कि कोई चीज या कोई डाटा लोकल स्टेट में हो,
मैंने सारे डाटा के सोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट करके चेक करवा दिए आपको. योर डाटा सोर्स में बी अ लोकल फाइल, इट मे बी अ लोकल स्टोरेज, it may be a local state, it may be the response of remote API. These are the only possibilities of data sources. And that brings me to the end of today's lecture. Use effect, use state, local storage, बड़े काम के कॉन्सेप्ट्स हैं और हमारा फ्रंट एंड मेजरली बेस करता है इन कॉन्सेप्ट्स पे. जी, ऑनलाइन किसी का सवाल? नहीं सर, समझ आ गई. उबैद साहब? समझ आ गई. ग्रेट, हो गया. आपका अगला मतलब ऑब्वियसली असाइनमेंट में कोई इतनी नई स्पेशल चीज नहीं है अदर देन यूज इफेक्ट एंड इनफैक्ट कंज्यूमिंग दिस एपीआई. अगला टॉपिक आपका ये है कि देखें यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश वन सिंगल प्रोडक्ट पे ये ला रहा है. सिंगल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ये डिटेल पेज पे जाके आपने डिटेल पेज पे जाके इस एपीआई को हिट करना है दोबारा यूज इफेक्ट से, दोबारा सारा काम वही करना है. फिर आपने ऊपर ये जो यहाँ चीज है ना, यहाँ नीचे एक और बार बनानी है और उस बार में आपने कैटेगरीज शो करनी है या ड्रॉप डाउन बना दें ताकि जिस ड्रॉप डाउन पे क्लिक हो उसी कैटेगरी से रिलेटेड आइटम्स शो हो. अभी तो ये सारे शो हो रहे हैं ना. आप देखें द्राज में क्या हो रहा है, ये कैटेगरीज है. क्या है ये? जिस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे हेल्थ एंड ब्यूटी, ये उसकी सब कैटेगरीज भी है. हमारे केस में सब कैटेगरीज नहीं है लेकिन ये बस द्राज के नखरे हैं तो कर सकता है वो नखरे. तो जैसे गर्ल्स शूज हैं, वैसे तो बॉयज होना चाहिए हमारे लिए. एनीवे, तो गर्ल्स शूज की कैटेगरी से रिलेटेड सिर्फ सारे शूज आएंगे. तो आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इस नैव बार के नीचे एक इसी तरह या नैव बार के ऊपर यहां पे कैटेगरीज का एक ड्रॉप डाउन बनाना है और उस कैटेगरीज में ये सारी कैटेगरीज लोड करनी है रिमोट से. ये कैटेगरीज, ये अरे आ रही है आपके पास. ठीक, ये टास्क बता रहा हूं आपको. ये कैटेगरीज लोड करवाने के बाद फिर जिस कैटेगरी पे क्लिक हो अगले पेज पे सिर्फ उसी कैटेगरी से रिलेटेड इमेजेस शो हो. जैसे फॉर एग्जांपल उसके लिए आपको ये चीज हेल्प करेगी. आगे देखें, आपके सारे एंड पॉइंट्स अवेलेबल हैं. कि लेट्स सपोज आपने ज्वेलरी को सेलेक्ट किया तो आपके पास अब कितने प्रोडक्ट्स आए? सिर्फ 4. यानी आउट ऑफ 20 only 4 items belong to the jewelry category. This is your assignment. Make a drop down and bring all those categories from the remote API to be available inside that drop down, and on click of any of the categories once again send a request to the API, bring the items that belong to that specific category or then only show those categories over here. मैं ये क्लियर करने में कामयाब हो गया या नहीं? यस सर, समझ आ गई असाइनमेंट की. ग्रेट. ये आपकी असाइनमेंट है नेक्स्ट वीक की. और फेक स्टोर एपीआई, इसके साथ खुल के खेलें, जम के खेलें, इसको नुकसान पहुंचाएं. अभी हमने सिर्फ एक रिक्वेस्ट भेजी है, कौन सी? गेट. और याद रखें, आप कहेंगे सर हमने तो यहाँ कहीं बताया ही नहीं कि गेट रिक्वेस्ट करो. तो जब हम कुछ भी ना बताएं तो बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट टाइप क्या होती है? गेट रिक्वेस्ट. लेकिन जब हम पोस्ट, पुट या डिलीट रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर साथ हम यहाँ सेकंड पैरामीटर में मेंशन करेंगे कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, ये गेट रिक्वेस्ट है, ये पुट है, ये डिलीट है. लेकिन जब तक कुछ मेंशन ना हो तो फेच बाय डिफॉल्ट कौन सी रिक्वेस्ट करती है? गेट की रिक्वेस्ट करती है. ये जो मैंने कहानी या थ्योरी समझाई आपको, असाइनमेंट समझ आ गई है सबको? जी सर. सर ये आप दिखा सकते हैं कि हम मेंशन किधर करते हैं रिक्वेस्ट है? क्या चीज? बिल्कुल दिखा सकता हूँ, रिक्वेस्ट है. बल्कि मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ बेटा. यहाँ पे ना आपका ये जो दूसरा पैरामीटर होता है ना, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है. और इस ऑब्जेक्ट में यहां हम देते हैं मेथड, इसको लेट्स सपोज मैं देता हूं जी पोस्ट, और इसके बाद यहां देता हूं मैं HEADERS हेडर्स. इसका एक और ऑब्जेक्ट पास होता है. हेडर में आप देते हैं जी कंटेंट टाइप. अब ये क्या है, जाहिर है आपने पूछा तो मैं बता रहा हूं, अदरवाइज ये पूरी एक्सप्लेनेशन देनी है मैंने जब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करूंगा. एप्लीकेशन स्लैश जेसन, यानी मैं जेसन डाटा भेज रहा हूं. ठीक हो गया.
और उसके बाद मैं भेजता हूँ जी BODY बॉडी, और उस बॉडी में मैं एक ऑब्जेक्ट भेजता हूँ। फॉर एग्जांपल क्या ऑब्जेक्ट भेजता हूँ, वही पूरा ऑब्जेक्ट डाटा का। फॉर एग्जांपल मैं डाटा का ऑब्जेक्ट यहाँ बना लेता हूँ, लेट्स सी, या यहाँ बाहर बना लेता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है जी कॉन्स्ट, ये जो यूजर से लूंगा रन टाइम पे इनपुट बॉक्सेस से, मैं सपोज करता हूँ कि वो क्या है, प्रोडक्ट, वो ऊपर वाला प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, या प्रोड कह लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सेट PROD प्रोड, और ये यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये सिंगल है तो ये क्या होगा, एक अपडेट। तो ये जो प्रोड है ये मैं बॉडी में पास कर रहा हूँ। ओके क्या पूरी पोस्ट रिक्वेस्ट बन गई है कि आपने ये यूआरएल सेट किया है और साथ में सेकंड पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट दिया है। ऑब्जेक्ट के अंदर तीन चीजें दी हैं, मेथड, कौन सा मेथड है, पोस्ट है, अगर ये पुट होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, पुट पुट, अगर डिलीट होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिलीट। यानी हर एक के लिए ये फिर हेडर और ये चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। डिलीट के केस में यहाँ बॉडी नहीं जाएगी, क्योंकि डिलीट के केस में सिर्फ आईडी जाएगी। पुट के केस में यहाँ यहाँ हम इस तरह से आईडी भेजते हैं, कभी आईडी डायनेमिकली होगी, लेकिन ऑब्वियसली ये जब चीजें पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, मैं बाकी कंफ्यूजन होंगे। तो ये वे है बेटा, वैलिड वे है सेकंड पैरामीटर भेजने का, जिसमें हम मेथड स्पेसिफाई करते हैं, जिसमें हम हेडर्स स्पेसिफाई करते हैं, जिसमें हम बॉडी देते हैं कि कौन सी बॉडी, डाटा कौन सा है जो लेके जाना है सर्वर के ऊपर। दिस सही इज सम सॉर्ट ऑफ पेलोड दैट वी यूजुअली सेंड विद द। आज 27 फरवरी भी है तो पेलोड से आप कुछ और भी समझ गए होंगे। पेलोड क्या होता है, जहाज के साथ जो जहाज एक्स्ट्रा साजो सामान होता है। जो इंडियन पायलट पेलोड ड्रॉप करके गए थे बालाकोट के मकाम पे, तो पेलोड का मतलब पता है ना, यस एक्स्ट्रा सर साजो सामान। तो ये मैं क्या समझ लें, जहाज भेज रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो साथ में क्या भेजूंगा, पेलोड। अब 27 फरवरी की निस्बत से ये टर्म जान लेनी है कि पेलोड क्या होता है। एक्स्ट्रा डाटा दैट इज supposed to be sent to the server for saving purposes or something else. Okay, that's done for me from my side in fact for today. कोई और सवाल? So come with an assignment implemented, ठीक है जी, and thank you यस very much for this for coming up today, bearing me for almost an hour or so.